हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो नई भर्ती है उसी के लिए यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो पटना में है, जिसमें रोशन सर और बीटू झा सर पढ़ाते हैं। इन लोग के द्वारा थर्ड एडिशन का एक क्वेश्चन बैंक निकाला गया है। जो कि यह जो क्वेश्चन बैंक है इसमें कुल 25 सेट तैयार किया गया है। जो कि 25 सेट में से आज पहला सेट जो है वह 16/7/2023 का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आज पार्ट 2 है। जो कि इससे पहले इसका आधा क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी क्वेश्चन को बारी बारी से जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो है उसके साथ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगर ये दोनों आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हूबहू पूछने की संभावना होगा। तो चलिए देखते हैं। आज इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो कि यह जो थर्ड एडिशन जो ज्ञान बिंदु के जो बुक आया हुआ है, जो कि यह जो बुक है बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक जो हल प्रश्न पत्र है, जो कि इसमें कुल 25 सेट तैयार किया गया है। जो कि इसमें अध्ययन सामग्री जो दिया गया है, समान अध्ययन का इतिहास दिया गया, कला और संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, बिहार और कंप्यूटर और विविध, क्योंकि जितने भी सिलेबस जो है उसे कवर करके यह बुक तैयार किया गया। इस वजह से बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। इसका देखते हैं जो पहला क्वेश्चन क्या देगा। तो आज का 54 नंबर से शुरू करेंगे, जो कि इससे पहले 1 से 53 तक को हम कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया। एक नामीब मरुस्थल स्थित है। यहाँ बताना आपको नामीब मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। यह जो स्थित जो है अफ्रीका में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। यह हिंद स्वराज जो पुस्तक जो है, यह जो पुस्तक लिखी गई है वो महात्मा गांधी के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो पुस्तक है 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना किए थे। जो कि यह मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, तो यह जो है गुजराती भाषा में लिखा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में यह जो क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें सतर्कता आयुक्त जो थे वह पीके श्रीवास्तव थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। क्वेश्चन पूछ देगा कि ये केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य जो कार्य जो होता है वो केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। जो कि यह संस्थान जो है यह समिति की सिफारिश पर सन 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। तो यह भी याद रखिएगा इसका गठन कब किया गया था, तो 1964 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। तो सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के गणपूर्ति के लिए जो चाहिए वह दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। देखते हैं इसमें क्या व्याख्या दिया गया है। तो दिया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। जो ये गणपूर्ति को ही कोरम कहा जाता है। यह कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। वही यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकार समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। तो याद रखिएगा यह 10वां हिस्सा होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। तो प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रकाशित जो किया जाता है भारत में वह वित्त मंत्रालय या भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो वित्त मंत्रालय जो भारत सरकार का होता है उनके द्वारा यह किया जाता है। जो कि यह देख लेते हैं। यह जो क्वेश्चन है पिछले एग्जामों में भी पूछा हुआ है। तो देखते हैं ये इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय जो भारत सरकार का होता है उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जो कि इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। जो कि इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देशों के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं जो कि यह जो मैथ्स का क्वेश्चन है जो कि 59 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 60 नंबर दिया गया। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त जो होता है उसे अनवीनीकरण कहा जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि देखते हैं यहाँ पॉइंट
पॉइंट जो दिया है कि जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता है, उन्हें अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जो कि अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं आता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन जो है क्या पर्यावरण के अनुकूल आता है, तो यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं आता है। जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, तो अनवीनीकरण संसाधन है। जो कि नवीनीकरण क्या होता है, तो नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि को शामिल किया जाता है। ये आप लोग एग्जाम्पल भी याद रखें, क्योंकि इससे एग्जाम्पल बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये बहुत VVI क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो जीवों के परिरक्षित अवशेष को कहा जाता है जीवाश्म कहा जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जो कि जीवाश्म क्या होते हैं, तो सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिनके कारण उसका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो यह इसी को क्या कहा जाता है, तो जीवाश्म कहा जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया गया, कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, तो जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष ही जीवाश्म कहलाते हैं। जैसे आगे देखते हैं, दिया है कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। इस बात के आकलन करने के लिए दो घटक है, जैसे सापेक्ष तथा फॉसिल डेटिंग है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देगा कि जीवाश्म जो होता है वो कितने पुराने हैं, इससे पता लगाने के लिए कितने घटक होते हैं, या दो घटक होते हैं। जो कि कौन कौन सा, तो एक सापेक्ष होता है, एक फॉसिल डेटिंग होता है। जो कि जीवाश्म के परत दर परत वर्षों तक अधिक दाब के कारण, दब जाने के कारण चट्टान बनते हैं। जो कि चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, जो कि BJRCY से शॉर्ट में कहा जाता है, इसका संबंध जो है डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो यह जो निर्माण जो है SC जो है विद्यार्थी के लिए छात्रावास निर्माण से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति जो कि SC के छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण तथा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने का साधनों में से एक है। जो कि यह योजना जो है लड़कियों के लिए 1961 से 66 से चल रही है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लड़कियों के लिए कब शुरुआत किया गया था, तो 1961-66 में इसकी शुरुआत किया गया था। वही इसे 1989-90 से लड़कों के लिए शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, लड़कों के लिए 89-90 में शुरू किया गया था तथा इसे 2008 और 2018 में इसमें संशोधित किया गया है। जो कि आगे इसमें देखते हैं दिया है, कौन से भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। यहाँ बताना आपको, इसमें जो कंपनी दिया गया उसमें बहुराष्ट्रीय निगम कौन सा नहीं है। तो इसमें जो हो जगह दिया है कि BSNL, जो कि BSNL जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर जाएगा। जो कि यह कैसी कंपनी है, तो यह एक सरकारी कंपनी है। जो कि BSNL जो होता है, जो कि भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। जो कि टाटा मोटर्स जो कि मोटर गाड़ी के लिए, जो रैनबैक्सी जो कि दवाई के लिए, और एशियन पेंट्स जो कि पेंट के लिए, जो सभी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगम है। जो कि बहुराष्ट्रीय निगम क्या होता है, तो ये बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनी है जो अपने देश के साथ अन्य देशों में भी कार्य करती हैं और अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियां आदि के नेटवर्क के माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करती है। उसी को क्या कहा जाता है, तो बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। जो कि यह जो क्वेश्चन जो है 64 पोस्ट का जो PT का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। जो कि अगला जो पॉइंट इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है कि भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। तो यह जो जोड़ा है वो पाइथन 5। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे भी पूछने की संभावना है, बहुत VVI क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि आगे जो क्वेश्चन दिया है कि बिहार के
कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो बिहार के राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति जो बने थे वह रामनाथ कोविंद बने थे। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, जो कि रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे, जो कि यह अगस्त 2015 से जून 2017 तक यह रहे थे। वही भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति बने थे? तो यह 14वें राष्ट्रपति के पद पे आसीन 2017 से 2022 तक रहे थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक नाथपा झाकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये नाथपा झाकड़ी जो हाइडेल पावर प्रोजेक्ट जो स्थित जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि नाथपा झाकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पे स्थित है। याद रखिए किस नदी पे? तो यह सतलज नदी पे स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं। तो चमगादड़ तथा पक्षी के पंख जो होते हैं वह समवृत्ति होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि समवृत्ति या समरूप अंग क्या होता है? तो यह जो है पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता चलता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घतः अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलाव से बनता है। जो कि आगे देखते हैं इसमें क्या देगा, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्र बाहु की त्वचा के फैले से बना है, जो कि जो पैरों से ढकी रहती है। अंत 2 पंखों के अधिकल्प उसकी संरचना और संगठन में बहुत अंतर है। जो कि आगे पॉइंट इसमें दिया है कि वे एक जैसे दिखाई देते हैं किंतु वे उड़ने के लिए उसकी उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः सामान्य नहीं है। इस कारण यह उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। तो याद रखिएगा क्यों ये बनता है, जो यह बनता है क्या? तो यह समजात जो बनता है अभिलक्षण नहीं बनता है। यह क्या होता है? तो यह समरूप अभिलक्षण का एग्जाम्पल है। जो कि आगे देखते हैं यहाँ समजात अंग क्या होता है? तो समजात अंग जो होता है भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग की संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होता है, परंतु एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, जो कि समजात अंग कहलाते हैं। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पैर, जैसे हमारा दांत और हाथी का दांत, या आलू का कंद और घास का भूसारी, यह जब क्या होता है? तो यह समजात अंग का उदाहरण है। आगे देखते हैं इसमें दिया है एक अवशेषी अंग। अवशेषी अंग क्या होता है? अवशेषी अंगों को मानव, पौधे और जानवरों के शरीर के अंगों या हिस्से के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका कोई स्पष्ट कार्य नहीं होता है और उन्हें उनके संबंधित पूर्वजों की अवशिष्ट अंग माना जाता है। जैसे मानव में अपेंडिक्स पाया जाता है, अकल दाढ़ पाया जाता है, या बाहरी कान या टॉन्सिल या साइनस, ये सब क्या है? तो ये अवशेषी अंग का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप सभी जरूर याद रखिए क्योंकि एग्जाम्पल ये अधिकतर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ देता है। आगे देखते हैं, दिया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वह डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जो कि विमेश चंद्र बनर्जी बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि देखते हैं यहाँ क्या दिया है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ओक्टेव होम, जो कि A.O. ह्यूम जो थे, यह दिसंबर 1885 ईस्वी में किए थे। जो कि इसकी पहली बैठक कब किया गया था? तो इसकी पहली बैठक जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलादास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। जो कि इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं विमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तथा सचिव कौन बने थे? तो सचिव जो थे A.O. ह्यूम बने थे। तो ये आप लोग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसे जरूर याद रखिएगा। इसका आगे देखते हैं, दिया है कि E20 क्या है? बताना आपको E20 क्या है। तो यह जो है एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है, जो कि E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण होता है। जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2023 को बेंगलुरु जो कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह जो कि IEW के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया था। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रधानमंत्री ने यह कहां से शुरुआत किया था? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक से शुरुआत किए थे, जो कि 6 फरवरी 2023 को। जो कि इसमें क्या होता है? तो इसमें 20% जो होता है इथेनॉल का मिश्रण होता है पेट्रोल में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला दिया गया है, एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। यह जो आवश्यक जो तत्व जो होता है नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग जो है प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है।
जो कि आगे देखते हैं यहाँ दिया है कि प्रोटीन अधिक अणु भार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, जो कि ये पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो कि नाइट्रोजन के बारे में यहाँ जान लेते हैं क्या होता है। तो नाइट्रोजन जो होता है यह आवर्त सारणी के वर्ग 15 में पाया जाता है, जो से इस तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। जो कि यह जो होता है यह अर्थ क्रस्ट में अल्प मात्रा में मुख्यतः सोडियम नाइट्रेट चिली साल्टपीटर जो कि NaNO3, इसका रासायनिक सूत्र आप लोग याद रखें, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो यह सोडियम नाइट्रेट चिली साल्टपीटर का यह क्या होता है, तो NaNO3 होता है। तथा पोटेशियम नाइट्रेट जो कि KNO3, जो कि ये भी याद रखिएगा के रूप में यह पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये अर्थ क्रस्ट में किस रूप में पाया जाता है, तो यह छोटे मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यह सोडियम नाइट्रेट चिली के रूप में, सोडियम नाइट्रेट चिली साल्टपीटर के रूप में और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ दिया है एक नाइट्रोजन के परमाणिक तथा भौतिक गुण इसमें बताना है। तो देखते हैं यहाँ दिया है एक नाइट्रोजन वर्ग जो है वह 15 के तत्व है, और इस वर्ग में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में किंतु अन्य तत्व ठोस अवस्था में पाया जाता है। जैसे इस तत्व में बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसकी संयोजकता जो होता है 3 और 5 होता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे इस तत्व में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कि इसकी संयोजकता कितना होता है, तो इसकी संयोजकता जो होता है 3 और 5 होता है। जो कि आगे पॉइंट इसमें देख लेते हैं दिया है कि यह जल से अभिक्रिया नहीं करता है। याद रखिएगा नाइट्रोजन जो होता है वो जल से अभिक्रिया नहीं करता है, और यह रंगहीन तथा गंधहीन गैस है, तथा यह हवा से थोड़ा हल्का होता है और जल में कम घुलनशील होता है। आगे देखते हैं दिया एक नाइट्रोजन काफी कठिनाई से द्रवीभूत होता है। तो याद रखिएगा द्रव के रूप में जो होता है बहुत कठिनाई से ये से बदला जा सकता है। वही साधारण ताप पर नाइट्रोजन निष्क्रिय होता है। वही नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह जो होता है नाइट्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन पादपों में मुख्यतः न्यूक्लियर अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थों के संश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा नाइट्रोजन पादप जो होते हैं उसमें मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थों के संश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। तथा देखते हैं दिया गया कि वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, तो वातावरण में 78%, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। परंतु पादप इसे गैस के रूप में न लेकर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में प्रयोग करता है। तो याद रखिए क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था कि वातावरण में जो नाइट्रोजन जो पाया जाता है उसे पादप, प्लांट जो होता है उसे किस के रूप में प्रयोग करते हैं, तो यह जो प्रयोग जो करते हैं वो नाइट्रेट्स या उसी को नाइट्राइट्स कहा जाता है उसके रूप में प्रयोग करते हैं। जो कि अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो तत्व है मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज जो होता है पौधे में इस तत्व की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो क्लोरोफिल की आवश्यकता जो पड़ती है, तो उसकी क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीज की आवश्यकता होती है। जो कि यह नाइट्राइट्स में नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिएगा मैग्नीज जो होता है वह नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कि इस तत्व की कमी से पौधे की पत्तियां भूरी हो जाती है। जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि पौधे की पत्तियां भूरी होने का मुख्य कारण किसके कमी से होता है, तो यह जो है मैग्नीज के कमी से होता है। आगे जो अगला तत्व हम लोग देखते हैं फास्फोरस के बारे में। जो कि फास्फोरस जो दिया गया है यह तत्व न्यूक्लिक अम्ल और फास्फोलिपिड पदार्थों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा फास्फोरस किस में पाया जाता है, तो यह तत्व जो है न्यूक्लिक अम्ल और फास्फोलिपिड पदार्थ में पाया जाता है। जो कि कोशिकाओं के निर्माण, बीजों के निर्माण और फसलों के परिपक्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कि अगला देख लेते हैं हम लोग जिंक के बारे में। जो कि जिंक जो होता है इस तत्व की कमी से पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है। जो कि यह क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि किस तत्व के कमी से पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है, तो यह जो रुकता है वो जिंक के कमी से रुकता है। जो कि पौधे बौने हो जाते हैं तथा इसे इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोगी होता है। तो याद रखिए इसका उपयोग क्या होता है, तो यह इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोग होता है। आगे देखते हैं दिया है सल्फर। जो कि सल्फर क्या होता है, यह तत्व पौधे के प्रोटीन तथा जीव द्रव के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। याद रखिएगा यह क्या होता है, तो यह पौधे के प्रोटीन तथा जीव द्रव के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। क्योंकि इस तत्व की कमी होने से पौधे एवं पौधे की पत्तियां पीली हो जाती है। जो कि दलहनी फसलों की जड़ों में या गांठों के निर्माण में मदद करता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों के निर्माण में कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो वह जो करता है वह सल्फर करता है।
जो कि आगे इसी में देख लेते हैं। अगला जो दिया है पोटेशियम, जो कि पोटेशियम जो होता है पौधे में वृद्धि में पोटेशियम तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जो कि इसकी कमी से पत्तियों पर अंगमारी जो कि उसी बिलाइट होता है वो हो जाता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट होता है। जो कि वही अगला देख लेते हैं, कैल्शियम के बारे में दिया है, जो कि दिया है कि यह डीएनए तथा आरएनए में प्रोटीन की संयुक्त करने, क्रोमोसोम के निर्माण में, वसा के संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो अम्ल के परिवहन में सहायक होता है। क्योंकि आगे देखते हैं, आगे दिया गया लोहा, जो कि लोहा जो होता है यह तत्व पौधे के श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि यह जो होता है क्रेब्स चक्र में सहायक होता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ दे क्रेब्स चक्र में कौन सा तत्व मौजूद होता है या उसके सहायक होता है, तो यह जो होता है लोहा होता है। जो कि पौधे में लोहे की कमी से क्लोरोसिस रोग होता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ दे पौधे में अगर लोहे की कमी जो हो जाए, आयरन की कमी हो जाएगा, तो उसमें कौन सा रोग होता है, यह जो होता है क्लोरोसिस होता है। वही दिया गया कि बोरोन, जो कि बोरोन जो होता है यह मुख्यतः शर्करा के ट्रांसलोकेशन के सहायता होता है, जो कि इसकी कमी से पौधे में शूट ट्रिप नष्ट हो जाता है। अगला देख लेते हैं, दिया है एक मॉलिबेल्डम, जो कि मॉलिबेल्डम जो दिया गया यह नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के मुख्यतः भूमिका निभाता है, जो कि इसकी कमी से फूल गोभी और पत्ता गोभी में व्हीपटेल जो कि व्हीपटेल रोग हो जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हीपटेल रोग जो होता है, जो कि फूल गोभी या पत्ता गोभी में होता है, वह किसके कमी से होता है, यह हो जाता है मॉलिब्लेडम के कमी से होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है जो कि अगला जो पॉइंट दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है 21 दिसंबर को मनाया जाता है। क्योंकि आगे इसमें पॉइंट देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि विश्व गठिया दिवस, जो कि विश्व गठिया दिवस जो होता है वो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। वही विश्व शौचालय दिवस जो कि यह 19 नवंबर को मनाया जाता है। वही भारतीय नौसेना दिवस जो कि यह जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे। तो बड़े स्क्रीन पे जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता जो थे वह शॉन कॉनरी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता शॉन कॉनरी थे। जो कि शॉन कॉनरी ने डॉक्टर ने 1662 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। क्योंकि यान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बनी हुई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 73 नंबर दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो है वह जो है अनुच्छेद 124 है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। जो कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान जो है वो संविधान के भाग 5 में किया गया है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देगा किस में किया गया, तो ये भाग 5 में किया गया है। जो कि इसकी भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित किया गया है। जो कि इस अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र और शक्तियों आदि का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो आईपीएल जो है जो 2023 में जो विजेता टीम जो बनी है वह चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आईपीएल 2023 के विजेता चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके बनी है। जो कि चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया इंग्लिश का भी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिया है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो दिया है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। तो गांधी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ जो दिया है गांधी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, तो नोट इसमें दिया गया है कि वाक्य जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर आधारित है। जो कि यह भी ध्यान रखें कि आंदोलन प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट का ही प्रयोग करते हैं और आंदोलन के लिए उपयुक्त शब्द मूवमेंट होता है। इसका जो सही जो हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 76 नंबर दिया है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। तो इसमें उसका उत्तरदायित्व जो है विभिन्न क्षेत्रों में
अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमानों के सर्वेक्षण करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जो कि एनएसएसओ, याद रखिए एनएसएसओ का पूरा नाम क्या होता है, तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन होता है। इसका उत्तरदायित्व तो विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का सर्वेक्षण करना है। जो कि एनएसएसओ एक राष्ट्रीय व्यापी संस्था है जिसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1950 ईस्वी में देश के आंकड़े संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने की राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एक बड़े पैमाने पर सर्वे करने का उद्देश्य से किया गया था। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछ देगा कि एनएसएसओ का जो स्थापना जो कब किया गया था, इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। जो कि इसकी मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधी आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए और बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 77 में दिया गया कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन सा होता है। तब भारत सरकार का प्रथम कानून ऑफिसर या लॉ ऑफिसर जो होता है, यह जो होता है अटॉर्नी जनरल होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल जिसे महानवादी कहा जाता है, जो कि यह होते हैं जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 जो है इसके अनुसार महानवादी के पद का प्रावधान किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि महानवादी की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, यह जो किया गया अनुच्छेद 76 में किया गया है। जो कि महानवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि एनवीएस 011 है, तो यह जो एक है वह हो जाएगा एक उपग्रह है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट एनवीएस श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। याद रखिए क्वेश्चन पूछ देगा कि यह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला में से यह कौन सा है, तो यह जो जाएगा पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से यह पहला है। अगला दिया है कि एनवीएस 01 उपग्रह को जीएसएलवी F-12 वेसिल्स का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। तो याद रखिए क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि इसको कब लॉन्च किया गया था, तो एनवीएस 01 जो उपग्रह जो है इसे जीएसएलवी F-12 वेसिल्स के उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि बेस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है। यह जो संकलित जो किया गया यशवंत व्यास पे, यशवंत व्यास के द्वारा, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि बेस्कियाना जो कि गुलजार पर हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित की गई है। जो कि यह किताब जो है गुलजार की फिल्मों, कविता और दर्शन और जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाती है। आगे देखते हैं 80 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 81 नंबर दिया है, एक नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था। तो ये नौजवान भारत सभा जो है इसकी स्थापना जो है भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने वर्ष 1926 ईस्वी में पंजाब में किए थे। तो ये भी याद रखिएगा नौजवान भारत सभा जो है इसकी स्थापना कहाँ पे किए थे, तो 1926 ईस्वी में पंजाब में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। जो कि इनके अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य जो थे छबिल दास और यशपाल थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ फिलिंग द करेक्ट बताना है, फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है। तो दिया गया कि यहाँ दिया गया कि ही सक्सीड बिकॉज ही डैश हार्ड वर्क। तो इसका जो आंसर जो जगह वर्कड हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 83 नंबर दिया है कि भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स जो कि निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो यह जो करता है वह नीति आयोग करता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। जो कि जान लेते हैं यहाँ क्या दिया, तो दिया है कि भारत में एक्सपोर्ट्स प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स जो कि निर्यात तैयारी सूचकांक जो है इसका प्रकाशन जो है नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। जो कि नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को अपना तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी किया है। जो कि इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान है, वही 78.20 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है और 76.36 अंक के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पे है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है तापमान का एसआई इकाई क्या होता है। तो तापमान का एसआई इकाई जो है केल्विन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि देखते हैं यहाँ क्या दिया, तो दिया है तापमान का एसआई इकाई जो है केल्विन होता है, जो कि ताप माप के लिए दो बिंदु निश्चित किया गया है। जो कि पहला जो है क्वथनांक बिंदु होता है और दूसरा जो है हिमांक बिंदु होता है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ जाएगा ताप मापने के लिए कितने बिंदुओं का निश्चित किया गया, तो यह दो बिंदु का निश्चित किया गया है, जो कि एक क्वथनांक बिंदु और एक हिमांक बिंदु। जो कि देखते हैं तापमान मापने के लिए विभिन्न पैमाने क्या होते हैं। तो अगर सेल्सियस पैमाना देखा जाए तो यह जो है पैमाने पर जल का क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। वही या केल्विन पैमाने पर देखा जाए तो केल्विन पैमाने जो है इस पर जल का क्वथनांक बिंदु जो है 373.15 केल्विन तथा हिमांक बिंदु जो है 273.15 केल्विन होता है। वही फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होता है, तो फ़ारेनहाइट पैमाना जो है इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा हिमांक बिंदु जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लिया जाता है। वही रोमर पैमाना देखा जाए तो इस पर क्वथनांक बिंदु जो है 80 डिग्री रोमर होता है और हिमांक बिंदु जो है 0 डिग्री रोमन होता है। जो कि यह जो चारों पैमानों का संबंध जो है यहाँ दिया गया, जो कि आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसे न्यूमेरिकल बनाने में बहुत लाभदायक होता है। तो C माइनस 0 बटा में 100 हो जाएगा इक्वल टू F माइनस 32 बटा में 180 हो जाएगा इक्वल टू R माइनस 0 बटा में 80 हो जाएगा इक्वल टू K माइनस 273 बटा में 100 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये जो फॉर्मूला जो है इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ देता है, जो कि बहुत ही लाभदायक साबित होगा। आगे देखते हैं, जो कि 85 नंबर दिया गया है, केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है मणिपुर में स्थित है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, जो कि केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है, जो कि अब विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। जो कि इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछ देगा कि मणिपुर में जो केबुल लमजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान जो पाया जाता है, जो कि तैरता हुआ द्वीप उसमें जो पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फुमदी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। तब विद्युत धारा जो होता है उसके प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो दी जाती है वह फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम के द्वारा दिया जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसमें देखते हैं क्या पॉइंट दिया है, तो दिया है कि फ्लेमिंग विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम द्वारा प्रतिपादित की जाती है। जो कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम क्या होता है, तो यह जो है यदि दाहिना हाथ की अंगूठा जो कि वो थंब जो होता है वो और तर्जनी जो कि 4 फिंगर होता है और मध्य जो कि मिडिल फिंगर होता है परस्पर समकोणीय इस प्रकार रखे गए हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है और अंगूठा चालक की गति को दिशा में हो, तो इस मध्य प्रेरित धारा को दिशा को संकेत करता है। जैसे यहाँ फिगर दिया है कि विद्युत जनित इस नियम का आधारित है। जो कि देखिए यह अंगूठा जो है चालक की गति को निर्धारित करता है और चुंबकीय क्षेत्र जो है ये उंगली है मिडिल जो है चालक की प्रेरित विद्युत धारा को दर्शाता है। जो कि यह जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम होता है। जो कि आगे देख लेते हैं, जो कि आगे दिया गया है इसमें दिया है फ्लेमिंग के वाहितम, जो कि बायां हाथ का नियम क्या होता है, तो बायां हाथ का जो नियम होता है यदि बाएं हाथ का नियम तर्जनी जो कि 4 फिंगर होता है और मध्य मिडिल फिंगर और अंगूठा थंब को परस्पर समकोणीय इस प्रकार रखे गए हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्य चालक की प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति को दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को संकेत करता है। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, तो यहाँ जो फिगर जो दिया गया है यह जो है यह अंगूठा हो गया, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसके बाद विद्युत धारा हो गया। यह जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र बल और विद्युत धारा को यह परिभाषित कर रहा है, जो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का यह नियम है। जो कि ये आप लोग जरूर याद रखें क्योंकि इससे भी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आगे देखते हैं एक प्रतिवर्ती धारा। जो कि प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, वैसी धारा जिसकी परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलती है तथा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। जो कि प्रतिवर्ती धारा के पूरे चक्र में औसतन मान 0 होता है। याद रखिए प्रतिवर्ती धारा को पूरे चक्र में औसतन मान कितना होता है, तो यह 0 होता है। जो कि देखते हैं यहाँ दृष्टि धारा, जो कि डायरेक्ट करंट क्या होता है, तो दृष्टि धारा जो है वैसे धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे दृष्टि धारा कहा जाता है। जो कि प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर यहाँ दिया गया, जो कि देख लेते हैं यहाँ अंतर क्या हो जाएगा। तो दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा के बारे में दिया गया, जो कि दिष्ट धारा जो होता है यह धारा का परिणाम और दिशा समय के साथ नियत रहता है। जो कि इसका क्या होता है, तो इसका बदलता है।
जो कि वही दिस धारा जो है इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय होता है, जो कि इसमें जो है प्रतिवर्ती धारा जो है उसमें कम ऊर्जा व्यय होता है। वही यह जो है ट्रांसफार्मर की सहायता से एक स्थान को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इससे ट्रांसफार्मर की सहायता से इसकी धारा को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तो आगे देखते हैं है कि इससे बैटरी की चार्ज किया जा सकता है। याद रखिए इससे बैटरी को भी चार्ज किया जा सकता है, लेकिन इससे बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो दोनों में आप लोग डिफरेंस भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं एक भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था। तो भारत में मनरेगा जो लागू हुआ था 2006 ईस्वी में, क्योंकि भारत में मनरेगा जो 2 फरवरी 2006 ईस्वी को लागू किया गया था, जो कि इसकी शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बदलापल्ली गांव से हुआ था, जो कि पूर्व में इसका नाम जो था नरेगा था, जिसका नाम जो है 2 अक्टूबर 2009 में बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। तो याद रखिएगा इसके दोनों आप लोग डेट जरूर याद रखिएगा, जो कि मनरेगा जो है 2 फरवरी 2006 ईस्वी को लागू किया गया था, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बदलानपल्ली गांव से हुआ था, जो कि इसका नाम क्या है, तो इसका शुरू में जो नाम था नरेगा था, जो कि 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। आगे देखते हैं 88 नंबर दिया है, यहाँ जो दिया गया है इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं 89 नंबर दिया है कि आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन की शाखा को क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है उसे ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि देखते हैं यहाँ डी नंबर में जो इसका व्याख्या जो दिया गया, इसका व्याख्या जो दिया गया है, आंखों और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा जो था उसे ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। जो कि यहाँ दे ऑन्कोलॉजी, जो कि ऑन्कोलॉजी जो होता है चिकित्सा की वह शाखा है जो कैंसर के अध्ययन, उपचार और निदान और रोकथाम से संबंधित है। तथा अगला है ओडोंटोलॉजी, जो कि ओडोंटोलॉजी जो होता है दांतों की संरचना, विकास और बीमारियों या असमानताओं के अध्ययन से संबंधित है। तथा अगला है ऑप्थोमोलॉजी, जो कि ऑप्थोमोलॉजी जो होता है वह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो आंख की रचना, कार्य प्रणाली, उसकी बीमारियां तथा चिकित्सक से संबंधित है। तथा अगला है नेफ्रोलॉजी, जो कि नेफ्रोलॉजी जो होता है वो गुर्दे के अध्ययन को कहा जाता है। क्योंकि आगे इसमें पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया, तो दिया है कि ओटोरिनोलॉजी, जो कि यह जो होता है वो कान, नाक और गले के रोग का अध्ययन जो होता है उसे कहा जाता है। तथा अगला है मॉर्फोलॉजी, जो कि मॉर्फोलॉजी जो होता है पादपों के अंकारीय संरचना का होता है। तथा अगला है अस्पोमोलॉजी, जो कि यह जो होता है बीजों के अध्ययन से संबंधित है। अगला है सार्कोलॉजी, जो सार्कोलॉजी जो होता है पेशियों के अध्ययन से संबंधित है। वही अगला है फिजियोलॉजी, जो कि फिजियोलॉजी जो है शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों के अध्ययन से संबंधित है। तथा अगला है ऑफियोलॉजी, जो कि ऑफियोलॉजी जो होता है सांपों के अध्ययन से संबंधित है। तथा आगे देखते हैं है टेटोलॉजी, जो कि टेटोलॉजी जो होता है उपार्जित लक्षणों के अध्ययन से संबंधित है। वही अगला है एनाटॉमी, जो कि एनाटॉमी जो होता है शरीर और विभिन्न अंगों के विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल संरचना होता है। वही एंथ्रोपोलॉजी, जो कि यह जो होता है मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन होता है। आगे देखते हैं जो कि 90 नंबर जो क्वेश्चन दिया एक निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। तो खनिज पदार्थों में जो नहीं पाई जाती है ये खत्म नहीं हो सकता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ये विशेषता नहीं पाई जाती है, क्योंकि देखते हैं यहाँ क्या देगा, तो खनिज पदार्थ ये खत्म नहीं हो सकता है, यह विशेषता नहीं पाई जाती है। जो ये खनिज जो होता है क्षयशील संसाधन है जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। जो कि भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं 91 नंबर दिया है कोरापुट खान है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह कोरापुट खान जो स्थित जो है वह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि कोरापुट खान भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि उड़ीसा में स्थित पंचपतमाली पहाड़ी पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो कि उड़ीसा में अन्य खनिज क्षेत्र कौन सा है, तो यह जो है कुंझुर हो जाएगा, सुंदरगढ़ हो जाएगा और कालाहाड़ी हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया है कि औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। तो औरंगजेब की मृत्यु जो हुआ था वो 1707 ईस्वी में हुआ था। जो कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था। 3 मार्च 1707 ईस्वी को प्रातः काल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। जो कि इसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया और वहां उस प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहाउद्दीन के मकबरे के चादर दीवानी के अंदर उसे दफनाया गया। क्योंकि आगे इसमें देखते हैं दिया है कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो 1618 इसमें उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था।
जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है। तो सरकार जो है फसलों के समर्थन में जो मूल्य जो करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि सरकार फसलों के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है। जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कृषि लागत और मूल्य आयोग जो कि सीएससीपी के सिफारिश के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वह किसके सिफारिश पर, तो यह सीएससीपी के सिफारिश पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। जो कि यह किसानों को उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जल के रूप में कार्य करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 94 नंबर दिया है कि जल के अणुओं के अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाता है। तो अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा जो गति जो कहा जाता है, पहला दे विसरण दिया, उसका परासरण दिया, संकुचन दिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर जो जगह परासरण कहता है, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि देखते हैं यहाँ क्या दिया है, तो जल के अणुओं के अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति परासरण कहता है। जो कि परासरण को इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहा जाता है। जो कि यह क्या होता है, तो परासरण की प्रक्रिया में जल विलायक जो होता है वह के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। जो कि परासरण की प्रक्रिया जो है बिना अर्धपरागम्य झिल्ली के संभव नहीं है। अगला देख लेते हैं, यहाँ दिया है परासरण के उदाहरण दिया है। जो कि देख लेते हैं क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। क्योंकि पौधे के कोशिका में जल का संचलन प्रसारण द्वारा ही होता है। वही पौधे के पत्तियों से पौधे विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण परासरण के द्वारा ही होता है। वही पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने की परासरण की मुख्य भूमिका होती है। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पत्तियों में पाए जाने वाले जो रंध्र जो होता है, इसे खुलने तथा बंद होने में कौन मुख्य भूमिका निभाता है। यह जो निभाता है वो परासरण ऑस्मोसिस निभाता है। तथा आगे देखते हैं दिया है कि जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है। जो कि इस घटना को जीव द्रव संकुंचन कहते हैं। तो याद रखिए इसे क्या कहा जाता है, तो यह जो घटना जो है जीव द्रव कुंचन कहा जाता है। जो कि आगे देखते हैं यहाँ विसरण डिफ्यूजन के बारे में दिया गया। जो कि यह क्या होता है, द्रव गैस विलीय के अणुओं का अनेक अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहता है। जो कि विसरण का उदाहरण क्या होता है, तो विसरण द्वारा गैस हो जो कि O2 और CO2 का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। जो कि आगे देखते हैं दिया है कि पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन जो होता है इसमें विसरण द्वारा जलवाष्प बाहर निकलता है। जो कि इत्र के शीशी कमरे में खोलने पर उसकी सुगंध होता है विसरण द्वारा ही पूरे कमरे में फैल जाता है। जो कि यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर इत्र का शीशी कमरे में खोल दिया जाता है तो वो किसके कारण कमरे में फैल जाता है, तो उसका सुगंध जो होता है वो विसरण के कारण कमरे में फैल जाता है। जो कि स्वच्छ जल में भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल में संपूर्ण भागों में समान रूप से फैल जाता है। आगे देखते हैं जो कि 95 नंबर दिया है कि अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है, यहाँ नेकु श्यामनप बांक नहीं पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो इसका हो जाएगा तनिक भी चतुराई। जो कि यहाँ जो दिया गया अति शुद्ध स्नेह की मार्ग है, उन्हें नेकु श्यानप बाक नहीं पंक्ति में रेखांकित शब्द जो इसका नेकु श्यानप का अर्थ जो है वह तनिक, नेकु का हो जाएगा तनिक हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, या कम हो जाएगा, या अल्प हो जाएगा। और श्यानप का हो जाएगा चतुराई हो जाएगा। अतः विकल्प के अनुसार तनिक भी चतुराई सही उत्तर होगा। जो कि इसका आगे देख लेते हैं। जो कि आगे जो क्वेश्चन है यह जो इंग्लिश का क्वेश्चन है इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला जो दिया है कोइलवर पुल डैश पर स्थित है। बताना वो कोइलवर पुल जो है वह किस नदी पे स्थित है, तो यह जो स्थित है वो सोन नदी पे स्थित है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह पुल का आधिकारिक नाम क्या है, तो इसका आधिकारिक नाम जो है अब्दुल बारी पुल है। जो इसका स्थापना 1856 ईस्वी में, परिचालन 1862 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा अब्दुल बारी पुल जो है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1856 ईस्वी में, और इस पे परिचालन जो है 1862 ईस्वी में शुरू किया गया था। जो कि इसका नाम जो है अब्दुल बारी पुल जो है यह सोन नदी पे कोइलवर में स्थित है। जो कि यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग है जिसकी लंबाई जो है 1440 मीटर है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 98 नंबर दिया है कि आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान कौन थे। तो इसके कप्तान जो थे फाफ डू प्लेसिस थे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान जो थे फाफ डू प्लेसिस थे। जो कि अब 12 मार्च 2022 ईस्वी को पूर्व आरसीबी कप्तान विराट कोहली ने घोषणा की कि वह फाफ डू प्लेसिस को कमान सौंपेंगे, जो कि आरबीसी ने यह नए कप्तान होंगे। जो कि फाफ डू प्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है 2023 आईपीएल का 16वां संस्करण था। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, 2023 में जो आईपीएल जो हुआ वह 16वां संस्करण था। जो कि इसकी विजेता टीम जो है चेन्नई सुपर किंग्स है, जो कि जो 5वीं बार जीती है। वही उप विजेता जो है गुजरात टाइटल्स है। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 जो था इसका थीम जो था वह फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन विल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि देखते हैं यहाँ क्या देगा, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम जो था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन विल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, समझौता से कार्रवाई तक जैव विविधता की पुनः निर्माण था। इसका तथा अगला पॉइंट दिया है कि यह जो है 22 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूक बढ़ाता है। जो कि आगे देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया, जो कि दिया है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किए थे। तो गौतम बुद्ध जो थे धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रारंभ जो किए थे वह सारनाथ से किए थे। जो कि देख लेते हैं इसमें क्या व्याख्या दिया है। तो दिया है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ से आरंभ किए थे। जो कि महात्मा बुद्ध उरुवेला जो कि वर्तमान बोध गया में सारनाथ आए थे, जहां पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो आज इतना ही रखते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आगे भी उसी आधार पर अगला वीडियो आएगा। और किस टाइप का आप लोग वीडियो चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।